हर चीज हाईटेक हो गई है, तो चुनाव भी आजकल हाईटेक हो गए हैं। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है बस्तर में। धीरे धीरे आदिवासियों की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। प्राय 12 के 12 सीटों में यही दो पार्टियों के बीच में टक्कर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का तो है और जोगी का भी है, लेकिन शहरी इलाकों में उतना प्रभावित नहीं है ये दोनों पार्टियां। छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र महापात्र। चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। किन मुद्दों पर बस्तर में पहले चरण में चुनाव होंगे, हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2018 में जैसे चुनाव हुआ करते थे, क्या ऐसा ही माहौल अभी होने वाले चुनाव में देखने को मिल रहा है? देखिए क्या है, अब पहले जो भी काम मैन्युअली होते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होते हैं। हर चीज़ हाईटेक हो गई है, तो चुनाव भी आजकल हाईटेक हो गए हैं। और बहुत सारी बातें हैं और बहुत से ऐसे परिवर्तन आए हैं जो पहले के चुनाव में देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन आज के चुनाव में देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से डाक मतपत्र पेटियाँ जो है मतदान की, वो सब दी जाती हैं, तो उनमें बहुत एक सुरक्षित और तरीके की प्रणाली विकसित हो गई है और इनमें सब में हाईटेक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। तो अब जो चुनाव हाईटेक हो रहे हैं, और इसलिए पहले के चुनाव की अपेक्षा आज के चुनाव ज़्यादा सटीक और ज़्यादा अच्छे हो। नक्सल इलाका माना जाता है, फर्स्ट फेज में हर बार चुनाव बस्तर में होते हैं। क्या लगता है कितना इफेक्ट करती है चुनाव में नक्सलवादी? देखिए, नक्सलवादी हमेशा इस ताक में रहते हैं कि चुनाव के टाइम में ये उनका पीक टाइम रहता है और इस दौरान वो कोई ना कोई वारदात करने की फिराक में रहते हैं। हालांकि फोर्स इस समय काफ़ी है बस्तर में, 1 लाख के करीब फोर्स तैनात है और एक्स्ट्रा फोर्स भी मांगी गई है। तो इसके बावजूद भी, जैसे आज की घटना रात की ले लीजिए आप, दंतेवाड़ा से गीदम से बीजापुर को जाने वाली रोड में नेलसनार हाईवे है। वहाँ पर एक तो नेलसनार में थाना है, वहाँ कैंप भी है और गीदम में भी थाना है, लेकिन इसके बावजूद भी नक्सलियों ने आज वहाँ पर जो है बैनर पोस्टर सड़कों में लगाए और 20 सड़क में लगाए हैं। तो ये संभावना इसकी है कि नक्सलवाद जो है वो किसी भी तरीके से कोई किसी भी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहेंगे। और चूँकि बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि हर जगह फोर्स की तैनाती नहीं हो सकती है, फिर भी संभव है कि नक्सली अपनी कोई वारदात करने में सफल हो जाए। मुद्दों की बात की जाए तो खासकर बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा काफी उछला है। इन चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद हर नेता धर्मांतरण को लेकर टारगेट कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप? धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है बस्तर में। बस्तर के आदिवासियों को एक, मैं तो कहता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई साजिश है, कोई योजना है, कोई उनकी एक नीति है कि आदिवासी क्षेत्रों को, जहाँ पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको टारगेट करना है। बस्तर के आदिवासी बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं उनके लिए। बस्तर में नक्सलवाद और धर्मांतरण दोनों को एक करके देखा जाता है। नक्सलवादी कहीं ना कहीं धर्मांतरण का सपोर्ट करते आए हैं। धर्मांतरण के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनकी हत्याएं भी की गई हैं। भाजपा को टारगेट करती है वो। तो धर्मांतरण इतना बड़ा मुद्दा है बस्तर के लिए, और ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा भी है। बस्तर के आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति को ख़त्म करने की बात हो रही है। ये धीरे धीरे आदिवासियों की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि एक नई संस्कृति को लाया जा रहा है बस्तर में। इस बात को लेकर बड़ा संघर्ष होता रहा है कई बार। बस्तर कई क्षेत्र यहाँ पे संघर्ष हुए हैं, चर्चों को तोड़ दिया गया है कि जो मृतक होते हैं, ईसाई मृतक धर्मांतरित, उनके दफनाने जगह नहीं मिलती उनको। तो ये बस्तर के आदिवासियों के बीच में और एक विदेशी संस्कृति के बीच में अब एक वैचारिक और धार्मिक और एक संघर्ष चालू हो चुका है, और इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। प्रमुख दल है कांग्रेस और भाजपा, टक्कर लगभग दोनों में ही देखा जा रहा है। 15 साल बनाम 5 साल, दोनों ही पार्टी कह रही है। क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ में? देखिए, बदलाव की बात बंद करें तो मैं बस्तर की बात भी करता हूँ और छत्तीसगढ़ की बात भी करता हूँ। यहाँ का जो मतदाता है वो बहुत जल्दी बदलाव नहीं करता है, वो समय देता है। जैसे कि इसके पहले जब कांग्रेस पार्टी लगातार शासन में थी, इसके बाद फिर भाजपा शासन में आई 15 वर्ष, फिर कांग्रेस को मौका दिया उन्होंने। तो अभी ऐसा कोई माहौल लग भी रहा है कि जनता जो है सरकार को बदल देने की एकदम मूड में आ चुकी है, अपन खासतौर से बस्तर की बात अगर करें तो। लेकिन एंटी कमेंसी थोड़ी देखी जा रही है कहीं ना कहीं, और जो योजनाएं बनती हैं जैसे कि गौठान को लेकर बनाया गया, गाय को लेकर बनाया शासन ने। तो बस्तर में गौपालन कोई बहुत बड़ा विषय है ही नहीं, गौ पालते ही नहीं यहाँ के लोग, बल्कि गाय को तो कई जगह देखा गया है कि अंदर के क्षेत्रों में गाय को मारते भी है। तो जो मुद्दे भाजपा के हैं, राष्ट्रवाद, वो भी यहाँ पे इफेक्टेड नहीं है। आदिवासी जहाँ का जो मूल मतदाता है वो उस लेवल को सोचता ही नहीं है, उनका सोचने का लेवल वो है ही नहीं राष्ट्रीय स्तर का। वो तो छोटी छोटी जो छोटे होते हैं मुद्दे उनके,
सीधा जो डिलीवर होता है उन लोगों के लिए वो चीज़, प्लस साथ में जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी के जो लोग होते हैं उनके संपर्क कितने हैं गांव के लोगों से, उनके व्यवहार कैसा उन लोगों के साथ में, वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो मतदान में और मतदान के परिणामों में मुख्य चीज़ अगर कुछ होती है तो वो होती है व्यक्तिगत व्यवहार। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? आप भी प्रचार, कई नेता प्रचार कर रहे हैं गांव गांव, आप लोग देखिए, पहले के चुनाव और अभी के चुनाव प्रचार में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। पहले मतलब एक तरह से हम ये कहें कि टोलियां निकलती थी ज़्यादा और पोस्टर बैनर ये ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो आ गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गए हैं, तो अब लोगों को क्या है कि वॉइस मैसेज जा रहे हैं प्रत्येक मतदाता तक, वो भी एक प्रचार का माध्यम बना हुआ है। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी अपने अपने तरीके से जो भी प्रत्याशी हैं उन्हें अपना प्रचार का साधन बना रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक समय था जब मुख्य रूप से अगर हम ये कहें बस्तर में केवल कांग्रेस पार्टी को ही पहचाना जाता था, लेकिन जब से पंचायती राज आया है तब से विपक्षी पार्टी को भी तवज्जो मिलने लगा, और यही कारण है कि फिर भाजपा भी यहाँ पे अपना स्थान बना पाया। अन्यथा बस्तर में ये स्थिति थी काफ़ी सालों तक कि केवल कांग्रेस को ही ग्रामीण जानते थे और विपक्षी दल को नहीं जानते थे। अब भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का शासनकाल रहा है, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं, सड़कें बनी हैं, भवनें बनी हैं, लेकिन हाँ, उन भवन और सड़कों का निर्माण कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में शायद कम हो गया है। लेकिन जो किसान विकास की नीतियां हैं और जो गौ रक्षा वाली जितनी भी अभियान चल रहे थे, गोबर खरीदी वगैरह, ये अच्छे अभियान थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इनका सही ढंग से पालन नहीं हो पाया है। तो एक तरह से हम कहें कि यथोचित लाभ उसका ग्रामीणों को नहीं मिला है। और अब जो मुख्य रूप से 2 ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और प्राय 12 के 12 सीटों में यही 2 पार्टियों के बीच में टक्कर है। और इस बार ये देखा जा रहा है कि सभी जितने भी 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें हम ये नहीं कह सकते एक पक्ष में कि एक ही पार्टी कोई जीत रहा है। इसमें दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने दम पे लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में कौन सा प्रत्याशी भारी है, कौन सा हल्का है, ये कहना उचित नहीं है। सभी अपने अपने स्थान पे लगे हुए हैं। मुख्य पार्टियों के अलावा 2-3 पार्टी और चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वोट कटुआ की स्थिति होगी उन पार्टियों में? फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य पार्टी है, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले 3-4 साल से बस्तर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो बस्तर में एक आध सीट निकाल पाएंगे। और समर्थन के बारे में बात करें तो इधर जोगी कांग्रेस से भी नवनीत चांद है, वो भी काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का तो है और जोगी का भी है, लेकिन शहरी इलाकों में उतना प्रभावित नहीं है ये दोनों पार्टियां। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ वोट कम करेंगे, और मेरे को लगता है कि सत्ता पक्ष का ही वोट ज़्यादा काटेंगे। क्या लगता है कि 12 सीटें हैं और 12 के 12 में कांग्रेस अभी कब्जे में है, इस चुनाव में क्या परिवर्तन होगा, सीटें बदलेंगी, ऐसा कुछ अनुमान? निश्चित रूप से इस बार फर्क तो पड़ेगा ही। 12 सीट अब कांग्रेस की झोली में नहीं जाएंगी, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनमें कई ऐसी विधानसभा की सीटें हैं, जैसे अंतागढ़ ले लीजिए, कांकेर ले लीजिए, नारायणपुर ले लीजिए, जिसके बाद में कोंडागांव है। तो ये सारी सीटें जो हमारे सूत्रों के अनुसार भाजपा के फेवर में जा रही हैं, और उनका ये कहना है कि 6 और 6 की स्थिति रहेगी। भाजपा 6 को गेन करके 7 भी बना सकती है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है। वस्तुतः तो जो है बस्तर का मतदाता बहुत खामोश होता है, और वो अपने अधिकार का जब प्रयोग करता है तो सारी की सारी पार्टियां चित हो जाती हैं। ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है बस्तर का। जगदलपुर एक वीआईपी सीट माना जाता है, एकमात्र जनरल सीट है। 2 पूर्व महापौरों को उतारा गया है चुनाव में, दोनों ही पार्टियों में। क्या लगता है कि टक्कर सीधी है? जगदलपुर सामान्य सीट होने के कारण जो आसपास की 5 विधानसभा और हैं, यानी जगदलपुर विधानसभा सीट जो है वो बस्तर के, खास तौर से दक्षिण बस्तर के सामान्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर यहाँ का सामान्य वर्ग का मतदाता किसी एक पक्ष में जाता है तो कहीं ना कहीं वो कोंडागांव, बस्तर विधानसभा, दंतेवाड़ा विधानसभा, सुकमा विधानसभा में भी इफेक्ट डालता है इस चीज़ को। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी और भाजपा ने भी, दोनों ने प्रत्याशी बदले हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार 27,000 वोट से जीता था। इसके बाद एक ये बात कहा गया कि सर्वे में ये आ रहा है कि शायद पार्टी कमजोर है, हो गई है, या कि विधायक कमजोर हो गया है। अब ऐसा माहौल बनाया गया, भाजपा ने बनाया या कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने बनाया, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनिश्चित तरीके से ये बात फैलाई गई
उसका असर भी हुआ कि पार्टी ने चेंज कर दिया विधायक को। अब जतिन जायसवाल को बनाया गया है, महापौर रह चुके हैं, किरण देव थे वही महापौर रह चुके हैं। अब ये महापौर होने के कारण इनका जो प्रभाव क्षेत्र रहा है जगदलपुर शहर रहा है, निगम क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कितना ज़्यादा ताकत लगा पाएगा, किसका कितना प्रभाव बन पाएगा, ये मायने रखता है। लेकिन जहाँ तक किरण देव का सवाल है, किरण देव चूंकि एक राज्य परिवार के उनसे जुड़े हुए लोग हैं, धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं में भी उनका एक हाथ रहता है, हमेशा चेहरा सामने रहता है देव परिवार का। तो बस्तर का जो आदिवासी है, जो बस्तर की संस्कृति जुड़ा हुआ है, धार्मिक क्रियाक्रमों जुड़ा हुआ है, तो वो उसका चेहरा जो है, किरण देव का चेहरा, वो कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करेगा। ऊपर से राज परिवार का भी एक बहुत बड़ा वो क्षेत्र है, उनका प्रभाव क्षेत्र है गांव के लोगों में, और कहीं ना कहीं वो उनका प्रभाव, उनका लाभ किरण देव को मिल सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि मतदान की तिथि तक मतदाता किस पक्ष में आता है, क्या सोचता है और किसकी जीत होगी, ये मतदान के बाद ही पता चल पाएगा। हर बार चुनाव देखने का होता है कि जो पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर से ज़्यादा होते हैं, कितना असर डालती हैं चुनाव में महिला वोटर? देखिए, महिला मतदाताओं की संख्या पूरे बस्तर में पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, और जो महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी योजनाओं से उनको जो है एक अट्रैक्शन देगा, निश्चित रूप से जीत उसी उम्मीदवार की होगी, क्योंकि महिला बस्तर में महिलाओं का वर्चस्व होता है, और बस्तर की सारी स्थितियों में, चाहे घर की हो, पारिवारिक हो, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनका पूरी तरह से निर्वहन केवल महिलाएं करती हैं। तो महिला मतदाताओं को वोट जो है वो काफ़ी कुछ जो है प्रत्याशी की विजय और पराजय का कारण बनेगा, और ये पूरी तरह डिपेंड करता है दोनों प्रत्याशियों को कि वो किस तरीके से उनका रुझान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिजली हाफ कर्जा माफ, फिर से नारा कांग्रेस ने लाया है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस? पिछले चुनाव में भी बिजली बिल हाफ का नारा दिया था, लेकिन ये हाफ तो हुआ नहीं। एक लिमिट बांध दिया थी कि 200 यूनिट तक रहेगा, तो 200 यूनिट से ज़्यादा जल्दी है हर घर में, लगभग 50% से एबो में 200 यूनिट से ज़्यादा। 205 यूनिट हुआ तो आपको फुल चार्ज लगता है, और 199 हुआ तो आपका माफ हाफ रहेगा, और 205 हुआ तो आपको फुल चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरह से तो ये योजना तो पूरी कारगर नहीं हो पा रही है, और फिर से वही गेम खेल रहे हैं कि कर्जा माफ का। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में है, और ग्रामीण अधिकतर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत प्रभावित करेगा मतदाताओं को कर्जा माफ का नारा। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के लोग गोबर खरीदी को लेकर एक मुद्दा बना रहे हैं कि गोबर खरीदी से लोग संपन्न हुए हैं, क्या ये भी असर डालेगा? ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ असर डालेगा। जो कहा जा रहा है गोबर खरीदे से उनकी स्थिति सुधरी है, मैं समझता हूँ कुछ इन्हीं गिने लोग होंगे पूरे बस्तर जिले में, और उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब आप शहर में ही ले लीजिए, कई जगहों पे गोबर खरीदी शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या घटती गई है, यहाँ तक कि गोबर बेचने वालों की भी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो इसे आप देखेंगे अगर बृहद रूप में, तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं पड़ा है इस चुनाव में। और ये जो ऋण माफ़ वाली बात आप कह रहे हैं, ठीक है, ऋण माफ़ का नारा अच्छा है, लेकिन ऋण माफ़ किस तरह से होगा? केवल आप ये देखेंगे कि जो बड़े किसान हैं वो ऋण माफ़ का ज़्यादा लाभ ले पा रहे हैं, और छोटे किसानों को इसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात हो गई कि ऋण लाभ का इस बार कितना लाभ मिल पाएगा कांग्रेस को। पहले बार की बात अलग थी, 15 साल का भाजपा का शासनकाल था, उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का आक्रोश था, तो ये सब के चलते कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी। लेकिन इस चुनाव में ऐसा कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। एक आखिरी सवाल कि अगर पूरे 12 विधानसभा की बात की जाए तो कितने प्रतिशत मतदान होने की आशंका पहले जताई जाती थी, तो कितनी हो सकती है एक अंदाजन पूर्वानुमान अगर लगाया जाए तो? देखिए, निश्चित रूप से मतदान को लेकर तो प्रशासन ने अपनी नीतियां बनाई हैं, और जिस तरीके से काम हो रहा है, तो मतदान को प्रभावित करने के लिए या मतदाता को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, और निश्चित रूप से इस बार मतदान का प्रतिशत अच्छा होगा, क्योंकि लोग भी अब शिक्षित हो रहे हैं और साथ में मतदान के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। 60% ही मतदान हुआ करते थे अब तक के जो पूर्व के काल में, उसमें इससे क्या लगता है इस बार बढ़ेंगे कम से कम 80-85 तक जाने की उम्मीद? जिस तरीके से माहौल दिख रहा है उससे लगता तो है कि मतदाता जिस तरीके से अपना आकर्षित हो रहे हैं मतदान को लेकर और अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो इस बार मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। जी।
क्या मानते हैं युवा वोटर कितना फर्क डालेंगे इस बार विधानसभा चुनाव के? युवा वोटर जो पहली बार वोट डालने वाला है वो कहीं ना कहीं असमंजस में होता है हमेशा, और कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो एक सोच रखते हैं उससे हो जाता है, प्रभावित होता है वो। लेकिन चूंकि दोनों युवा प्रत्याशी इस बार जगदलपुर की बात अगर करते हैं अपन लोग, और अगर अपन को राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं या कि राज्य स्तर पर देखते हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो आना जाना हो रहा है बार बार, कहीं ना कहीं वो युवा प्रत्याशियों को प्रभावित करता है। और लेकिन अभी जो आपने सवाल किया था कि क्या परसेंटेज रह सकता है, बता दूं आपको मैं कि मेरा जो देख रहा हूँ, जो मैं माहौल देख रहा हूँ, अभी भी मतदाताओं में चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के उत्साह नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, 4-5 दिन में क्या बदलाव आ जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन उत्साह नहीं है। एक जो माहौल होता था चुनाव का, लगता था कि कुछ हाँ चुनाव आ गए हैं, चुनाव चल रहे हैं, ऐसा अभी तक आज की तारीख तक इस समय तक कोई माहौल दिखाई नहीं पड़ रहा है। जरूर, हमारे साथ बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इस अभी तक कोई उत्साह चुनाव को लेकर नहीं है, लेकिन फिलहाल 7 नवंबर को बस्तर में पहले चरण का मतदान होगा और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि वे 7 तारीख को मतदान अवश्य करें। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, बस्तर।